नमस्कार। प्रभात खबर की खास प्रस्तुति काव्य पूर्णिमा में आपका स्वागत है। मैं रजनीश आना। आज हमारे साथ हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका के युवा कवि राही डुमरची। राही जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। जी अ, जोहार। जोहार। राही जी के नाम में मुझे एक आकर्षण लगता है। राही डुमरची, तो पहले सबसे पहले आप अपने नाम का जरा सा अर्थ बता दें। ये आपके नाम के साथ जो डुमरची लगा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? फिर हम लोग आगे की बातचीत करेंगे। जी रजनीश जी, सबसे पहले तो आपका और प्रभात खबर की पूरी टीम का शुक्रिया, जी धन्यवाद। जिन्होंने मुझे यह मौका मुहैया करवाया कि आपकी मार्फत में लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। मेरे नाम में जो डुमरचिर है वो मेरे गांव का नाम अच्छा। है। मुझे लगा कि ऐसी परंपरा तो दक्षिण भारत में भी रही है और हिंदुस्तानी परंपरा भी रही है। हम्म। जैसे राहत इंदौरी और इस तरह से बहुत हम्म। सारे कवि हुए जिन्होंने, तो मुझे चूंकि डुमरचिर जो है वो मेरी विश्व दृष्टि है। मैं वहीं से चीजों को देखता हूँ, जीवन में भी, कविता में भी, हर जगह। तो और जहां से मुझे पहचान मिली, मतलब उस जगह का होने की वजह से मुझे पहचान मिली, उस जगह का होने की वजह से मैं जो कुछ भी कविताओं में कोशिश कर पाता हूँ वो कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से मेरे नाम में ये डुमरचिर जुड़ा। जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि राही जी जो है वो कविताओं के राही कब से हुए, कब से आपने लिखना शुरू किया? जी, इसका इसको ठीक ठीक रेखांकित करना तो संभव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कोई भी कविताएं लिखता है लगभग वो एक बचपन से उसके लिखने का एक दौर तो शुरू हो जाता है। तो चूंकि मैं जिस परिवेश से आता हूँ, और मुझे लगता है कि हर इंसान, हर कवि जो है अपने परिवेश से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो स्कूल में था, और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरे क्लास रूम से बिल्कुल मैं जिस रो में बैठता था उस रो से, अगर आप वो दरवाजे के सामने, और अगर आप सर उठाए तो सामने जो है राजमहल की पहाड़ी थी, और उस पर से एक झरना गिरता था जो साफ दिखाई पड़ता था। और स्पेशली जब हम मई जून की छुट्टियों के बाद जुलाई में लौटते थे और बरसात का मौसम होता था, तब तो और बहुत सुहावना होता था। मतलब पहाड़ भी और झरना भी, उसकी आवाज जब आप सो रहे होते थे तब भी आती थी। तो मैंने पहली जो कविता लिखी थी, मुझे शायद ये 8वीं या 9वीं में जब मैं पढ़ रहा था, तो मैंने उस झरने पर कविता लिखी। जिस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनकी पहली कविता कहीं चली जाती, लेकिन वो चली नहीं जाती, बल्कि वो अभिव्यक्ति की उस आगे की श्रृंखला को पैदा करती है जो बहुत सारी कविताओं में मौजूद होती है। इसलिए शायद वो सामने कहीं नहीं दिखती, पर वो हर कविता में मौजूद रहती। तो ये मेरा कविता से पहला जुड़ाव था, मतलब लिखित रूप। बाकी तो जो परिवेश मुझे मिला था, और परिवेश में बहुत द्वंद्वात्मक परिवेश था कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ वह असल में तो संतालों का गांव था। वहाँ हमारे लोगों की तब आबादी कम थी, अब वो कम है, हम ज्यादा है। तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था तो एक अलग दुनिया देखता था, उनके घरों में होता था तो अलग दुनिया, और जैसे ही अपने घर पहुंचता था तो मुझे बिल्कुल एक उल्टी दुनिया दिखाई। वहां आजादी थी, उन्मुक्तता, संभाव, सहज। मैं उनके घर में जाता था तो मेरा स्वागत होता था। वो हमारे घर में आते थे तो थोड़ी सी नाक बहुत तो सिकुड़ जाती थी, मतलब मेरे घर वाले। तो ये आप बच्चे जो है वो महसूस करते हैं, तो हम देख रहे थे। तो ये जो दो दुनिया का द्वंद था, यानी आप कहिए कि प्यार और जो गिल्ट मेरे अंदर है, ये दोनों की तकरार से मेरी कविता बनती, मुझे ऐसा लगता। तो ये जो तकरार से बनी एक कविता अगर आप सुनाएंगे तो बेहतर जी, मैं जो पहली कविता आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, ये कविता है कहा बासलोई। बासलोई डुमरचिर की तरह ही मेरी विश्व दृष्टि, पहाड़ जंगल सब हमारी विश्व दृष्टि। तो शीर्षक क्या मेरे गांव है? की शीर्षक क्या? कहा बास कहा बासलोई। हाँ हाँ बासलोई एक नदी है हाँ हाँ हाँ। जो जिसके किनारे मैं बड़ा हुआ, और हम्म। जो भी सोचने समझने की अ, अक्ल मुझे मिली उस नदी के मार्फत ही मुझ तक पहुंची। जी। तो ये है कहा बासलोई। मैं बासलोई के बारे में बता रहा था, कैसे उसने हमें सींचा, कितना प्यारा है उसका होना,
उसका हमारी जिंदगी में बहना। और वो बार बार मुझे टोके जा रहे हैं। बरसाती नदी है, साल भर तो पानी नहीं रहता होगा, छोटी नदी होगी, पहाड़ी नदियां जैसी होती हैं। कहना चाहता था, इतना बड़ा मुंह हम कहाँ से लाते हैं, जो किसी नदी को छोटा करे। कितनी भी छोटी हो, हमसे तो बड़ी ही होती है नदी। बासलोई ने कहा, मुंहजोर होना ठीक नहीं। दिल किसी का भी हो, नमी न दे सको तो उसे चोट पहुंचाना ठीक नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया। जी। ये आपकी कुछ कविताएं जो मैंने अब तक पढ़ी हैं, तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक टीस नजर आती है, उसकी वजह क्या है? ये मैंने कहा ना कि ये जो द्वंद था, मुझे मतलब मैं इसको एकदम साफ शब्दों में ये कहूँ तो ये मुझे मेरे परिवार से, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, अब भी नहीं समझ पाता कि जिस मेरे परिवार में, क्योंकि आप निजी तौर पर ही जो महसूस करते हैं और अपनी अगर आलोचना नहीं कर पाते हैं, वो दृष्टि आपको नहीं मिल पाती, तो चीजें जीवन में भी, साहित्य का तो बाद, जीवन में भी कठिन होती जाती। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जिनकी आज मैं पांचवी पीढ़ी हूँ शायद, और मुझसे पहले ये सारे लोग वहां रह रहे हैं लगभग 150 साल से भी ज्यादा समय से, पर आज तक उनको वहां के परिवेश से, पहाड़ से, नदी से, पेड़ से लगाव नहीं। वो उनके लिए फायदे की चीज है, पैसा है। आदिवासियों से उनका सस्ता श्रम उनके लिए बुलंदी पर चढ़ने का माध्यम है। वहां रहते हुए मुझे बचपन से इनडायरेक्टली, इसमें मेरे माता पिता की कोई गलती नहीं, उनको जो संस्कार मिले वो आगे बढ़ाना चाहते थे, मुझे बेहतर बनाना चाहते। तो बेहतर बनाने का मतलब ये था कि मुझे दीकू बनाया जाए, यानी श्रेष्ठ बनाया जाए जो आदिवासियों से अलग। तो ये कोशिश जो हो रही थी और जो मुझे प्यार मिल रहा था, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं आज भी ये समझने की कोशिश करता हूँ कि लगातार आपकी पीढ़ियां वहां रह रही और आपको लगाव नहीं है, आपको प्यार नहीं है उस जमीन से, वहां के लोगों से, ये कैसे हो सकता है? तो यही चीज जो है कविताओं में आती है, शायद ऐसा ही कुछ जवाब हो सकता जी। जो आपके आसपास का माहौल है, उसमें प्रकृति से सानिध्य, आपका इलाका संथाल आदिवासियों का इलाका है, तो उनके साथ आपका मतलब किस तरह का संबंध, बहुत मतलब आप निकटता उनसे महसूस करते हैं? है। बिल्कुल। मैं अगर कहूँ, ये बात शायद मैं इतना ऑफिशियली पहली बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अनौपचारिक, जैसे आदिवासी कभी नहीं कहते कि वो जंगल से प्यार करते हैं, क्योंकि जंगल उनके जीवन में, खून में, रक्त मांस में बसा हुआ है। तो कहने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की चीज है। तो ऐसे ही एक बातचीत में, सोहराय का वक्त था, उस समय ये सोगोई चलता है, तो वहां पर कुछ बूढ़े बूढ़ी बैठी होती है, मेरा लगातार का है। तो वहां पर एक बूढ़ी संताल मतलब औरत थी। तो उन्होंने कहा कि तुम गलती से उधर पैदा हो गए, तुमको इधर पैदा होना चाहिए था। तो ये जो प्यार मिलता है, यही मेरी कविताओं की ताकत है, यही मतलब यही से लिखने की वो प्रेरणा मिलती है, या जो भी कर लीजिए, ये वह प्यार ही है जो मुझ में बह रहा है, तो मेरी कविताओं में हो, मेरे जीवन में, मेरे होने में। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझ में जो भी अच्छा है, वो उनकी वजह से, और जो कुछ बुरा बच गया है, वो मेरे गैर आदिवासी होने की वजह से। एक कविता मैंने आपकी पढ़ी है, दुमका, दुमका के बारे में। हाँ जी। हाँ, तो हाँ इसको जरा सा सुनाएंगे, क्योंकि आपका मतलब जन्म स्थान दुमका ही है ना आपका? हाँ, वो दुमका जिला पड़ता है, वो इलाका पड़ता है। डुमरचिर अब तो पाकुड़ जिले में आता है, लेकिन दुमका की वजह से पहले हम पहचाने जाते हैं। तो एक ही है, बहुत दूर नहीं है। हम्म। बासलोई नदी के का एक किनारा दुमका का है और एक किनारा पाकुड़ में। तो ये तो काफी छोटे छोटे उसके 7-8 खंड हैं हम्म। दुमका के। जी। ये है दुमका। ब्रैकेट में है, एक खड़िया दोस्त का खत। एक, इससे पहले महज उपराजधानी था मेरे लिए, अब मेरी रातों में जागता है दुमका, अपने छोटे छोटे धड़कते सपनों के साथ। दो, नदियां
जो चारों तरफ से दुमका को घेरे हुए हैं, नदियां जो वीरान हुई, लूट लिया गया जिनके पानी और बालू को, वे दुमका की कहानी कहती। तीन, दुमका नहीं आता तो देख नहीं पाता कि दुनिया में इतने संताल भी बसते हैं। मैंने जितना जाना आपसे, पहले भी बात हुई थी, तो कुछ अनुवाद आपने किए हैं, वो बांग्ला साहित्य का है? जी, बांग्ला के कुछ कवि हैं जिनका मैं अनुवाद करता हूँ अपनी रुचि के अनुसार। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, नवारुण भट्टाचार्य, इन लोगों का कुछ अनुवाद मैंने किया है। अभी विपुल चक्रवर्ती का अनुवाद कर रहा हूँ। और ये पत्रिकाओं के लिए करता हूँ, 8-10 कविताएं जिनमें उनका अनुवाद करने की कोशिश करता हूँ। संथाल से मतलब संथाली भाषा में भी आपने लिखा है या हिंदी में ही लिखा है? नहीं, संताली भाषा में समझ जाता हूँ। बोल पाता हूँ 60%, हम्म। पर समझता पूरा हूँ। हम्म। चूंकि बचपन से स्कूलिंग वगैरह बाहर हुई, इस वजह से अभी भी मैं सीख रहा हूँ और कोशिश में हूँ कि उस भाषा को मैं मुकम्मल तौर पर सीख लूँ। तो संताली में नहीं लिखता हूँ वो, हम्म। क्योंकि लिखना तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं हिंदी में ही संथाली लिखने की संथाली कोशिश के भी करता हूँ। कई मतलब बड़े कवि हैं आपके उधर उस इलाके में, उसमें से किन से आप प्रभावित होंगे? आ, अभी जो लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी वहाँ संताली में लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अभी एक युवा कवि महेंद्र बेसरा है, महेंद्र बेसरा व्यापारी के नाम से है, पाकुड़ में रहते हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं। इसके अलावा चंद्रमोहन किस्कू की कविताएं मुझे पसंद है। वो भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और अभी फौरी तौर पर तुरंत ये नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे कई कवि हैं जो जिनको सामने आना चाहिए और जिनकी कविताओं को हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल एक अलग दुनिया जो हिंदी कविता की है, उससे एक अलग दुनिया वहाँ है और अलग तरह का अनुभव। विनोद टुडू हैं, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। आपको आपको क्या लगता है, मतलब निजी तौर पर आप क्या मानते हैं, उनकी कविताओं को किस तरह से बाहर की दुनिया में पहुंचाया जाए? क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है उनकी कविता। नहीं नहीं, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। इसके बारे में मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी बात की। अभी बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, मतलब संताल लड़के और लड़कियां, अभी उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर झारखंड में ज्वाइनिंग की। बहुत सारे विषयों में, जरूरी नहीं कि हिंदी में, पॉलिटिकल साइंस में, दर्शन शास्त्र। तो मैंने बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब हम इस कहने के स्तर पर नहीं है कि लोग बाहर नहीं जान रहे। तो अभी हमारी जिम्मेदारी, हमने बात भी की है कि हम कैसे मतलब उसको सामने ला पाते हैं। तो ये भी बात चल रही है और बहुत सारे युवा लोग जिन्होंने अभी नए नए अभी झारखंड में आए हैं, बाहर से कुछ लोगों ने बाहर से पढ़ाई की, कुछ लोगों ने दुमका रांची से भी पढ़ाई की। तो अब ये बात हो रही है और ये कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ जो अभी लिख रहे हैं उनकी कविताएं, बल्कि जो संताली लोकगीत, उनको भी सामने लाने की मतलब कोशिश के बारे में बातें हो रही है। और ये हो सकता है कि इसका कुछ रूप जल्द ही दिखाई पड़े। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आप इस ओर प्रयास करेंगे, आप अनुवाद करेंगे? बिल, कि ज्यादातर लोग बिल्कुल खाली बिल्कुल। जो नहीं समझते हैं वो नहीं पढ़ पा रहे, अगर हिंदी में अनुवाद होगा तो शायद लोगों तक पहुंच बनेगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे यही कह रहा हूँ। पर मैं उनका नाम मैंने ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि जो संताल मेरे दोस्त हैं, उनकी भूमिका ज्यादा हो। तो ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है मैं उनके अनुवाद में मदद करूँ। और जब एक ये संताली कविता का अनुवाद एक संताल के रास्ते आए, तो वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा विश्वसनीय हो। हाँ। तो हम ये ऐसे भी आदिवासियों में या हमारे यहाँ जो समझ है वो एक सामूहिकता की समझ, हाँ। इसमें नाम का बहुत कुछ ये होता नहीं। तो हम्म। एक सामूहिक प्रयास करने की हम कोशिश कर रहे वैसी कविता जिससे आपको ज्यादा पहचान, ज्यादा वाहवाही मिली हो, वो कविता आप सुनाइए। हैं। अच्छा, ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कविताओं को नहीं दोहराऊं। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी कविताएं लिखकर मतलब तैयारी के साथ आया था हाँ, कि बताइए। कुछ नई कविताएं मैं हाँ, बिल्कुल। साझा करूँ। हाँ, एक तो बिल्कुल। एक कविता है, जब दिशाएं बदली। दोपहर के 2 बजे हैं, गर्मी अपने उफान पर। उस दिन भी ठीक ऐसी ही गर्मी थी जब दिशाएं बदल रही थी। तारीख दोनों भूल गए हैं, पर धनबाद स्टेशन की वह गर्मी नहीं थी।
उस पल दोनों को बिछड़ने के गम से ज्यादा गर्मी सता रही थी। आसपास मौजूद भीड़ से बेखबर वे टूट कर रोना चाहते थे उस समय, दर्द की उस इंतहा को जी लेना चाहते थे जो सिर्फ तब और तब जी जा सकती थी। इन सब से ज्यादा साथ गुजारे लम्हों को याद कर एक दूसरे को कोस लेना चाहते थे जी भर, जो इसके बाद फिर कभी मुमकिन नहीं हो सकता था। प्यार सचमुच में रहा हो तो वक्त के साथ जीने की लगन बन जाता है। कितना कुछ खो दिया था दोनों ने उन लोगों की वजह से जिन्हें जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया उनके जंगलों से, मरहूम कर दिया गया उनकी पीढ़ियों को दरख्तों की छांव से, फिर नहीं बीतने वाली नदी किनारे की शाम से। वे पहले नहीं थे जो बिछड़ रहे, पर उनके पुरखों के पास कहानियां थी बिछड़ने की, उनमें नमी थी अनगिनत दरख्तों की, स्मृतियां थी भरी नदी सी साथ बिताए लम्हों, फिर अलग हो जाने की। कविता के बाहर यह बात ज्यादा खौफनाक है, पेड़ों के उजड़ने से बदनसीब हो जाते हैं प्यार करने वाले। एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा आपसे कि जो नई जी। पीढ़ी के कवि हैं, उनकी रचनाओं पर बहुत सवाल उठते हैं। उनके हाँ। शैली पर, शिल्प पर तरह तरह की बातें होती हैं, तो आपको क्या लगता है नई पीढ़ी के कवियों में कितनी संभावना है? मुझे नहीं पता कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सही इंसान हूं या नहीं, क्योंकि ये बड़ा डिबेट है आलोचक और कवियों का। नई पीढ़ी का एक सवाल जो है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि किसी गीतों जो गीत के शो होते हैं, गानों के शो होते हैं, तो उसमें कहा गया एक लड़के के बारे में, वो अच्छा गाता गाता है कि ये लगातार नए गाने गाता रहा है, अब ये पुराना गाना गाए। तो वहाँ लक्ष्मीकांत जी बैठे थे या प्यारे लाल, दोनों में से अब जो जीवित हैं वो थे। तो उन्होंने कहा कि क्या कहा, तो कहा कि ये हमेशा नए गाने गाता है, अब ये पुराने गाने गाए। तो उन्होंने कहा पुराना क्या हो, हमने जो बनाया था उस समय वो भी नया ही था। तो ये जो नई पीढ़ी है अपने नई इस बात से होगी कि वो नया क्या जोड़े, नया अनुभव मतलब किस तरह से आ रहा है। तो जो और जो नया होगा वो निश्चित रूप से वो अलग होगा, क्योंकि आप अगर एक नया अनुभव ला रहे हैं तो शैली भी नहीं होगी। और बहुत बार जो परंपरागत तरीके से चीजें आ रही हैं, जैसे मुझे एक चीज बहुत जरूरी लगता है कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं, हम लोगों में से बहुतों की नहीं। तो हिंदी जो है हमने सीखा है, अर्जित किया है। तो इस हिंदी के साथ साथ हमारे पास मुहावरे भी चले आए जो हिंदी के, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मुहावरे मेरे भी समाज के। जैसे मैंने अपनी कविता में ये कहा है कि पहाड़ जो है वो बोझ नहीं है। बार बार हम कहते हैं कि मेरा दुख जो है वो पहाड़ के समान है, पहाड़ के समान बोझ पड़ गया है। तो हमारे यहाँ तो पहाड़ प्यार है। जो खूब घना हरहराता पेड़ होता है उसको कहा जाता है कि वो भूतों का डेरा है, हम तो नहीं मानेंगे। हमें ये कहा गया कि जीवन जो है, जीवन में पतझड़ चल रहा है, बसंत कब आएगा। मैंने एक कविता लिखी कि दुखों का मौसम नहीं है पतझड़, क्योंकि पतझड़ हमारे यहाँ संगीत का मौसम है, हमारे यहाँ त्योहारों का मौसम। इसी तरह से एक कविता है मेरी, इज्जत का मिट्टी में मिल जाना खूबसूरत है। तो ये सारे जो मुहावरे हैं ये मेरे नहीं हो सकते। तो जो नए ढंग से जो हम अगर अपने परिवेश के साथ अगर जुड़े हुए हैं और उसकी धड़कन को सुन पाते हैं, और उस धड़कन को सुनने में ये महसूस कर पाते हैं कि कहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कब हम खुशी से, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ अभाव ही है, गीत है, आयोजन है, सब है, उसके साथ साथ चुनौतियां भी। तो ये सब कुछ अगर हम बहुत आहिस्ते से, प्यार से, हड़बड़ी में नहीं सुनते हैं तो शायद हम कुछ नया मतलब लिख सकते हैं। तो उसमें शैली भी नई होगी, कहने का तरीका भी नया होगा। और कहते हैं कि पुरखे लोगों ने एक के बाद एक गीत बनाया और वो जुड़ता चला गया, तो उसी तरह से एक अनुभव से दूसरा अनुभव जुड़ता चला जाएगा। इसमें कहीं कोई परेशानी की बात तो है नहीं। जो बातें आपने कही बिल्कुल उसी पर आधारित एक कविता सुनाइए और फिर हम लोग विदा लेंगे।
अच्छा, ये कविता है, इज्जत का मिट्टी में मिल जाना खूबसूरत। सबसे कम समय है हमारी जिंदगी में उसके लिए जो आग में जली, जिसने मारक ठंड और झेली थका देने वाली बरसात। पैदा किया पेड़ पौधों और जीवों को, हमें मौका दिया जीने का, प्यार कर पाने का, किसी को डूब कर सोच पाने का। पृथ्वी मिट्टी का ऐसा कोई खिलौना नहीं जिसे कारीगर बनाता है अपने असीमित धैर्य और कल्पनाओं से पगी उंगलियों से, और इन सबसे बेखबर तोड़ दे उसे कोई पल भर में, या दे दिया जाए फिर से मनचाहा आकार। कितना खूबसूरत है इज्जत का मिट्टी में मिल जाना। जब भी मिट्टी में मिली इज्जत, जिंदगी और बेहतर खिली। इज्जत बनाए रखने के नाम पर हिंसाएं की हमने लगातार, मुहावरे बनाए उसी के खिलाफ जिसे करना था सबसे ज्यादा प्यार। शुक्रिया अदा करता हूं तुम्हारा, सिर झुकाता हूं और चूमता हूं तुम्हें मेरी धरती। वैसे नहीं जैसे सैनिक चूमते हैं तुम्हें सीमाओं में बांटकर, बल्कि वैसे जैसे इज्जत को तुम में मिलाते हुए चूमा था उसने मुझे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अलग नई तरह की कविता। तो आपने राही जी इतना समय दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। काव्य पूर्णिमा के इस अंक में आपने सुना राही डुमरचीर को। अगले अंक में हम देश के किसी प्रसिद्ध कवि को फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।